हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, और आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा स्टडी नोट नंबर 1, यूनिट 1, अकाउंटिंग बेसिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं पेपर नंबर कौन सा है, क्या क्या कोर्स कंटेंट है, इसको देख लेते हैं। तो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं जी सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5। ठीक है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो सिलेबस जो हम डिस्कस करे हुआ जी, सिलेबस 2016 जो लेटेस्ट सिलेबस आपके चल रहा है अभी। और यहाँ पे जो सिलेबस को बांट रखा है सीएमए इंस्टीट्यूट ने, वो 4 पार्ट्स में बांट रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, 25% आपका अकाउंटिंग बेसिक्स है, 40% आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, 20% एज ए सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट, रॉयल्टीज अकाउंट, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, और अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 15% कवर करते हैं। तो जो अकाउंटिंग बेसिक्स है उसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ट्रेडिंग कंसर्न होती है नॉन प्रॉफिट के केस में, और जो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट, आगे देखेंगे इसी सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टीज अकाउंट, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, ये सब देखेंगे। ये 20% कवर करता है। इसके बाद देखेंगे जी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, जो 15% कवर करता है। कहने का मतलब पूरा आपका 100 मार्क्स का पेपर कवर कर रहा है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं स्टडी नोट नंबर 1। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे स्टडी नोट नंबर 1। ठीक है जी, स्टडी नोट नंबर 1 जो है वो है अपना फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें 6 यूनिट्स कवर है। फर्स्ट यूनिट है जी आपका अकाउंटिंग बेसिक्स, सेकेंड है जी आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज गैप। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। फिफ्थ में हम पढ़ेंगे जी अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, एंड सिक्स्थ में हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग बेसिक्स। तो अकाउंटिंग बेसिक्स क्या होता है, तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक, और अकाउंटिंग मींस होता है जो बिजनेस के रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करना। कहने का मतलब बिजनेस का जो ओनर है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और जो उसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है वो पैसा ड्यूरिंग द ईयर उसका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग बेसिक्स क्या होता है, तो अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय बिजनेस एंटिटी। तो जो भी बिजनेस एंटिटीज है वो अकाउंट्स का यूज करती है फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड्स, कौन से ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स, तो कहता है वो ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी है और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय बिजनेस एंटिटीज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ देयर मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो कहते हैं बिजनेस एंटिटीज की जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। आगे दे रखा है जी, अब बिजनेस में जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, who has invested money in his business would like to know। तो जिस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, जिस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो जानना चाहेगा कि जिस बिजनेस में उसने पैसा लगाया है उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी, या उसमें लॉस हो रहा है।
ये तो उसका राइट बनता है ना, क्योंकि उसने उस बिजनेस में क्या कर रखा है, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको पूरा राइट है ये जानने का कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर बिजनेस में लॉस हुआ, या फिर उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, द पोजीशन ऑफ इट्स असेट एंड लायबिलिटीज, कहने का मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटस जानने का उसका राइट है। और जो बिजनेस में उसने कैपिटल लगाई थी, ठीक है जी, जो उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, वो ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये भी उसको जानने का राइट है। हिज कैपिटल इन द बिजनेस हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। आगे बात करेंगे डेफिनेशंस की। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ अकाउंटिंग में डिफरेंट नेम यूज होते हैं, ठीक, तो उनकी डेफिनेशन की बात करूंगा। तो हम बात करेंगे जी बुक कीपिंग के बारे में, बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। आपका जो स्टडी नोट है, स्टडी नोट नंबर 1 का यूनिट 1, आप कहने का मतलब आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर इसके बारे में दे रखा है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखेंगे बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग क्या है जी? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सेट ऑफ बुक्स। कहता है जो आपने बुक्स मेंटेन कर रखी है उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक, उस ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करने की जो आर्ट है उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सेट ऑफ बुक्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक जब पूछते हैं आपसे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका ब्लैंक बना देगा और फिर पूछेगा इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स, ठीक, फिल इन द ब्लैंक। तो आपको पढ़ना है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। आगे कहता है बुक कीपिंग जो होता है वो बेसिकली ए रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन है। कहने का मतलब बुक कीपिंग जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड्स है, ठीक है जी। बुक कीपिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिससे आप मनी में मेजर कर सकते हैं। तो कहता है ओनली ट्रांजैक्शंस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जो बुक कीपिंग का जो काम है ये रूटीन नेचर का है और ये रिपीटेटिव वर्क है, मतलब बार बार क्या होते हैं बुक कीपिंग के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं और फिर क्या किया जाता है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। In today world, it is taken over by the computer system। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे टैली आता है, ठीक है जी, जैसे ERP सॉफ्टवेयर आता है, ठीक। Many accounting packages are available to suit different business organization। जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सुटेबल अकाउंटिंग पैकेजेस है वो सिलेक्शन कर लेती है और उसमें क्या करते हैं अपने अकाउंटिंग जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। It is also referred to as a set of primary record। ये भी इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंग कि बुक कीपिंग इज also referred to as a set of primary record। These record form the basis for accounting। ठीक, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। कहने का मतलब बुक कीपिंग क्या करता है, बेस बना देता है फॉर अकाउंटिंग। आगे दे रखा है जी इट इज एन आर्ट। आर्ट क्यों है, क्योंकि जो इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता जाता है बुक कीपिंग में वो उतना ही एक्सपर्ट होता जाता है। इट इज एन आर्ट बिकॉज द रिकॉर्ड इज टू kept in such a manner that it will facilitate further processing and reporting of financial information which will be useful to all the stakeholder of the business। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग होता है जी रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस है, प्राइमरी रिकॉर्ड्स होती है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिससे आप मनी में मेजर कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगर बुक कीपिंग को आप एज ए शॉर्ट नोट्स के रूप में समझना चाहें तो देखो कैसे समझेंगे। तो बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जो भी फाइनेंशियल डाटा उनको रिकॉर्ड करना, एंड शो इट्स इफेक्ट ऑन द बिजनेस, और उस ट्रांजैक्शंस का बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इस बात को शो करना। It is concerned with permanent record of all the transaction in a systematic manner। बुक कीपिंग में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होते हैं जी, वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं।
बुक कीपिंग का जो वर्क होता है वो क्लेरिकल नेचर का वर्क होता है, उसके लिए ज्यादा स्किल और टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि बुक कीपिंग में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है वहीं तक कवर है, उसके बाद ही आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो जूनियर लेवल का स्टाफ होता है वो बुक कीपिंग का काम आसानी से कर सकता है। फर्दर, bookkeeping is meant to show the effect of all the transaction made during the accounting period on the financial position of the business। कहता है जो भी आपने ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड आपने रिकॉर्ड किया है उसका फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसको भी कहां दिखाया जाता है जी, बुक कीपिंग में दिखाते हैं। आगे बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना बोल के नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसके लिए अकाउंटिंग वर्ड यूज करते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA उसने डिफाइन कर रखा है अकाउंटिंग को। कैसे डिफाइन कर रखा है देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, तो देखेंगे जी अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ऐसे पढ़ेंगे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं, जर्नल एंट्री में। क्लासिफाइंग, दैट इज लेजर पोस्टिंग। एंड समराइजिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिससे आप मनी में मेजर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, तो किसको रिकॉर्ड करना है, वो ट्रांजैक्शन और वो इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जिससे आप मनी में मेजर कर सकते हैं और जिसका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता हो। व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयरऑफ, और लास्ट में रिजल्ट को क्या करना, इंटरप्रेट करना। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, किसको मनी में मेजर करना है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, वो ट्रांजैक्शन और वो इवेंट्स जो एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, और लास्ट में रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। ठीक है जी। तो द फर्स्ट स्टेप इन साइकिल ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट स्टेप क्या है जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट स्टेप आया आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दूसरा है जी मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ट्रांजैक्शंस हैविंग फाइनेंशियल इंपैक्ट ओनली आर टू बी रिकॉर्डेड, केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने जिसका कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट आता हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक एम्प्लॉय से, ये एग्जांपल नहीं पढ़ रहा हूं, अदर एग्जांपल, आपने एक एम्प्लॉय से प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपने यहां जॉब पे रख लूंगा, तो इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों, ये तो आपने सिर्फ एक प्रॉमिस किया है। इसी तरह से आपने मिस्टर बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आने वाले कुछ महीनों के बाद मैं आपसे गुड्स परचेज करूंगा, तो इसका भी फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आया है। तो जब आप उससे गुड्स परचेज कर लोगे या जब आप उस एम्प्लॉय को जॉब पे रखोगे और उसको सैलरी पे करोगे, तब उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो क्या लिखा है जी, इफ अ बिजनेसमैन नेगोशिएट विद द कस्टमर रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको गुड्स की सप्लाई किया करूंगा, नेगोशिएशन किया, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। द नेगोशिएशन क्या है, इज अ डील which will potentially create a transaction and will have exchange of money or money worth। तो मनी और मनी वर्थ में एक्सचेंज तो होगा लेकिन अभी नहीं हुआ, बट अनलेस, जब तक, ठीक, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ नहीं होता, दिस ट्रांजैक्शन, but unless this transaction is finally entered into, it will not be recorded in the books of account। तो कहते हैं जब तक मनी और मनी वर्थ में ट्रांजैक्शंस नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ नहीं होता, तब तक नेगोशिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कहने मतलब फाइनेंशियल इंपैक्ट आना जरूरी है। ठीक है जी। तो फर्स्ट हो गया ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद सेकेंडली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट यूनिट में। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जब तक नहीं आते, किसी स्टूडेंट को अगर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं आते,
तब तक अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो सबको आने चाहिए। तो कहते हैं सेकेंडली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करना है वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करके फिर रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है जी, पहले तो बात कर दी हमने रिकॉर्डिंग की, अब बात कर रहे हैं जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासिफाई करके एक जगह हम ग्रुप कर सकते हैं। कहने का मतलब हम लेजर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे परचेज के ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से परचेज अकाउंट बना लेंगे, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट बना लेंगे, कैश के ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक बना लेंगे, इस टाइप से। One has to interpret the transaction and then apply the relevant golden rules to make a correct entry thereof. सबसे पहले क्या करना है जी, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करना है। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसमें दो अकाउंट आए, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, पहचान लिया। उसके बाद में अकाउंट्स को इंटरप्रेट करने के बाद में क्या करना है, अपने को रूल्स अप्लाई करना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, पर्सनल का होगा, रियल का होगा, नॉमिनल का होगा। उसके बाद अपने को क्या करना है जी, एक एंट्री पास करनी है। थर्डली एज द ट्रांजैक्शन इंक्रीज इन नंबर, कहता है जैसे 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 ट्रांजैक्शन इंक्रीज होते जाएंगे तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, समराइजिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बनाना होता है। It will difficult to understand the combined effect of the same by referring to individual transaction. तो डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आ रहा है। Hence, the art of accounting also involve the step of summarizing them. तो समराइजिंग में क्या करते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस बना दिया, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, जैसे बैलेंस शीट बना दी, इस टाइप से। ठीक है जी। आगे दे रखा है विद द एडिशन ऑफ कंप्यूटर। आजकल सारे जो टास्क होते हैं, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए। ठीक, दिस टास्क इज सिंप्लीफाइड इन टुडे अकाउंटिंग वर्ल्ड। The summarization will help user of business information to understand and interpret the business result. तो समराइज होने के बाद में बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको आसानी से इंटरप्रेट किया जा सकता है। रिमेंबर द टू बेसिक क्वेश्चन जो हमने अब तक पढ़ा, उसमें दो क्वेश्चन की बात आई। एक तो ये कि जो बिजनेस के जो जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है वो ये जानना चाहेंगे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस की एसेट और लायबिलिटीज कितनी कितनी है। ठीक है जी। तो वन टू नो वेदर बिजनेस हैज मेड प्रॉफिट और लॉस, एंड द अदर to know the position of resources that are used by the business. It can be noted that although accounting is often referred to as an art, तो अभी मैं डेफिनेशन में भी क्या बता रहा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग आर्ट के साथ साथ साइंस भी है, बट प्योर साइंस नहीं है। साइंस इसलिए है क्योंकि जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो सब जगह सेम अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन प्योर साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरप्रेट करने का सबका तरीका, जितने भी बिजनेस इंडस्ट्रीज है सबका तरीका डिफरेंट हो सकता है। कई लोग स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं, कुछ लोग डब्ल्यूडीवी मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट दे रखा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है जी, CIMA, कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी को कैसे डिफाइन कर रखा है, तो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो जितनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनका एप्लीकेशन करना, उनको अप्लाई करना। इट इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें भी पता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये अकाउंटिंग की ही ब्रांच है जो डील करती है विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, अलोकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, कि करंट में कितनी कॉस्ट आई और फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव में कितनी कॉस्ट आने वाली है, उसमें डील करना। कॉस्ट अकाउंटिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू फैसिलिटेट इंटरनल डिसीजन मेकिंग। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए
कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू फैसिलिटेट, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। While financial accounting deals with business transaction, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है, कहते हैं लास्ट पॉसिबल लेवल तक कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, जो प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सेम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज करते हैं। आजकल क्या होता है, एक नए नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर है जी ईआरपी, अकाउंटिंग पैकेज है ये। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली मेंटेन हो जाते हैं, मतलब साथ साथ मेंटेन हो जाते हैं। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद प्रोसेस ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन जो पर्पस है वो है जी कॉस्ट की कैलकुलेशन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। ठीक है। नेक्स्ट इज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमने पढ़ा अब तक बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और अब मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है पब्लिक कंपनी के केस में, वो एक्सटर्नल यूजर के लिए मेंटेन होती है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करना। और डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं, इंटरनल यूजर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो हेल्पफुल होती है फॉर इंटरनल यूजर। ठीक है जी। Unlike financial accounting information, which for public companies is public information. तो कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक कंपनीज में पब्लिक के लिए होती है। इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके लिए होती है, फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। ठीक। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को। ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना। तो अगर इन्हीं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को अगर शॉर्ट में समझा जाए, तो मैंने बुक कीपिंग तो आपको पहले ही बता दिया, अब बताता हूं जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्ड कीपिंग, और इसका काम क्या है, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, help to ascertain the cost of a product और thus help the management in control of cost। ठीक है जी। मतलब जो इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ा उसका क्रश आ गया यहाँ पे कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना और हेल्प द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट। इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे करना, हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, कहते हैं बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और साथ साथ जो बिजनेस के प्रॉफिट्स है उसको भी मैक्सिमाइज करना। ठीक है जी। आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या क्या डिफरेंस है, तो पढ़ते हैं जी। सबसे पहला डिफरेंस, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कहते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम, ये किसका काम है जी, ये बुक कीपिंग का काम है। और अकाउंटिंग का क्या काम है, इट इज कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो कहते हैं जो ट्रांजैक्शन आपने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए हैं उनको समराइजिंग प्रोसेस तक पहुंचाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये सब बनाना, ये आपका अकाउंटिंग का काम है। The work of bookkeeping is mainly routine and clerical in nature, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके लिए ज्यादा स्किल और टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक। और ये आजकल किसकी हेल्प से करते हैं, सारा सारा बुककीपिंग का काम कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। The work of accounting require higher level of knowledge, लेकिन कहता है बुककीपिंग जब खत्म होता है और अकाउंटिंग स्टार्ट होता है तो अकाउंटिंग के लिए ज्यादा स्किल और ज्यादा टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। कहने वाला ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, इसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। बुक कीपिंग कॉन्स्टिट्यूट द बेस फॉर अकाउंटिंग, ठीक बात है जी।
बुक कीपिंग क्या करता है, अकाउंटिंग के लिए बेस तैयार करता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड किए गए वो सारे सारे बुक कीपिंग में किए गए। रिकॉर्डिंग के बाद ही आपका क्लासिफाइंग आता है, उसके बाद ही क्या आता है जी, आपका समराइजिंग प्रोसेस आता है। आगे लिखा है जी अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। ठीक बात है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है कि अकाउंटिंग का बिगिनिंग होता है और जब बुक कीपिंग का क्या होता है जी, एंड होता है। बुक कीपिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो कहते हैं जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे सबसे पहला बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो होता है, कौन सा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसमें एंट्री करते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब ओनर जिसने पैसा लगाया है उसको एक सेपरेट पर्सन मानकर उसको क्रेडिट कर देते हैं। किस कॉन्सेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। तो कहते हैं रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है जी। फिर अकाउंटिंग में कहते हैं द मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट में वेरी फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म। तो कहते हैं इंटरप्रिटेशन का जो प्रोसेस है, जो मेथड्स है, वो फॉर्म टू फॉर्म डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन डिफरेंट फॉर्म टू फॉर्म से अलग अलग हो सकता है। स्टॉक को वैल्यूएशन करने का मेथड भी क्या हो सकता है, अकाउंटिंग में फॉर्म टू फॉर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगला पॉइंट है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग। वेरी गुड। क्या लिखा है, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का फॉर्म पार्ट नहीं होते, जबकि बुक कीपिंग जब खत्म होती है देन अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। तो जो बुक कीपिंग में जो हमने रिकॉर्डिंग की है, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन किए जाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का पता आप बुक कीपिंग से नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता आप अकाउंटिंग से कर सकते हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट से आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखते हैं सबसे पहला डिफरेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिसीजन मेकिंग किया जाता है वो किस डाटा के बेसिस पे करते हैं, तो कहते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डाटा कलेक्ट कर रखे हमने उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटरप्राइज, और फाइनेंशियल अकाउंट में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन फोकस इज ऑन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन फोकस रहता है वो रिकॉर्डिंग पे रहता है, क्लासिफाइंग पे रहता है, समराइजिंग पे रहता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे रहता है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर मींट फॉर मैनेजमेंट। तो जो भी रिपोर्ट्स मेंटेन की गई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा, ठीक, वो हेल्पफुल होती है फॉर मैनेजमेंट एंड एज पर द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। और रिपोर्ट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर मींट फॉर द मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर शेयर होल्डर। तो मैनेजमेंट के लिए तो हेल्पफुल है ही है, इसके अलावा जितने भी अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे ओनर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई, उसके लिए भी हेल्पफुल होती है। रिपोर्ट्स में कंटेन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फिगर। तो सब्जेक्टिव फिगर भी इंक्लूड हो सकती है और ऑब्जेक्टिव फिगर भी इंक्लूड हो सकती है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय रेलेवेंट फिगर and it emphasize on the objectivity of data. Point number 5, report are not subject to statutory audit. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स मेंटेन की जाती है उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट होना कंपलसरी नहीं है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मेंटेन होती है उसका कंपलसरी ऑडिट होता है। नेक्स्ट है जी, इट इवैल्यूएट द
सेक्शनल एज वेल एज द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो जो डिसीजन मेकिंग किया जाता है वो सेक्शनल वाइज भी हो सकता है और पूरे बिजनेस के लिए भी हो सकता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, एसेरटेन एंड इवैल्यूएट द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द, इसमें पूरे पूरे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है जी, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आगे देखेंगे जी अकाउंटिंग साइकिल। ठीक, तो व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी फिल इन द ब्लैंक में दे रखा है और ट्रू एंड फॉल्स में भी दे रखा है। व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज डन which happens frequently and repeated in same direction। जैसे सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, देन मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी, देन जर्नल, देन लेजर, देन समराइज करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करना, फाइनल अकाउंट बनाना, ठीक है जी, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। तो ये एक कंप्लीट एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एज सून एज ए ट्रांजैक्शन से हैपन, इट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक या फिर इन जर्नल। ठीक, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल क्रोनोलॉजिकली। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जैसे ही होते हैं उन्हें सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना। इन केस ऑफ बिग बिजनेस हम अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, और इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस एक सिंगल बुक मेंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं जर्नल। और ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। बात करते हैं जी लेजर की, अकाउंटिंग साइकिल में नेक्स्ट स्टेप, ऑल जर्नल आर पोस्टेड। जितने भी ट्रांजैक्शन का आपने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं उन सबको हम पोस्ट करेंगे इनटू लेजर chronologically and in classified manner। लेजर के बाद आता है जी ट्रायल बैलेंस। आफ्टर टेकिंग ऑल द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, जितने भी लेजर हमने बनाए अब उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री, ऑल द एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री है, जैसे प्रीपेड सैलरी की एंट्री है, ठीक है जी, इस तरह की क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इस तरह की जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है उनको करते हैं। उसके बाद बनाते हैं जी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इन एडजस्टमेंट एंट्री को पुराने ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद करते हैं जी क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री जो की जाती है वो करते हैं किसको, जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट है उनको क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री करते हैं। All the nominal account are to be closed by transferring them to trading account and profit and loss account। उसके बाद बनाते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। किससे, बैलेंस शीट से। ठीक है जी, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है और प्रॉफिट एंड लॉस से आपका ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का पता लगता है। ठीक, आगे देखेंगे जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है जो बिजनेस का ओनर है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में ओनर भी आ गया, क्रेडिटर्स भी आ गए, बैंक वाले भी आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली गिवन बाय अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which are prepared on the basis of generally accepted accounting principle। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, गैप स्टैंड फॉर, हम कहेंगे जी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं देयर आर वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज, और इंडिया में ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी का नाम है जी ICAI। In India, these accounting standards are governed by the Institute of Chartered Accountant of India, or in the US, these accounting standards are governed by AICPA, the American Institute of Certified Public Accountant। और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है जी, वो बनाता है FASB, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है,
तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है जी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता करना, ठीक है जी, टू एसरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना, प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं बिजनेस की बैलेंस शीट से, टू प्रोवाइड ए रिकॉर्ड फॉर कंप्लायंस, मतलब जितनी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट उन सबको पूरा करना, ठीक, टू एनेबल द रीडर टू असेस प्रोग्रेस मेड बाय बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन नीडेड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और जितने भी बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनसे रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाना। कहने का मतलब अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इन पर शॉर्ट में देख लेते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हम करते हैं बुक कीपिंग, जर्नल लेजर या ट्रायल बैलेंस में मेंटेन करते हैं। उसके बाद बिजनेस की रिजल्ट्स पता करना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से पता लगता है जी, क्या पता लगता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस से अपने को पता लगता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना, वो पता होता है जी बैलेंस शीट से, और फाइनेंशियल फाइनली क्या, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग तक कम्युनिकेट करना, वो कैसे करते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्ट से करते हैं। तो एक बार इसको पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है जी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स की अगर बात करें तो कौन कौन से यूजर्स होते हैं देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखें जी अपने को ओनर, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं और प्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये जो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करेंगे? वो पता होगा जी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उससे पता लग सकता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स होती है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? ये बिजनेस के कौन है? ओनर होते हैं, और ओनर जो होते हैं वो जितनी भी रिपोर्ट्स होती है बिजनेस की उन सब में इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद करते हैं लेंडर्स। लेंडर्स जो इंटरेस्टेड होते हैं वो बिजनेस की जो सोल्वेंसी पोजीशन होती है उसको जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। सोल्वेंसी का मतलब होता है बिजनेस की रीपेमेंट करने की कितनी कैपेसिटी है। मतलब जो लेंडर्स जो हैं वो अगर बिजनेस को लोन देते हैं तो लोन पे इंटरेस्ट और क्या प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पे आएगा या नहीं आएगा। तो असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मनी, बेसिकली दे मॉनिटर द सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। इनका मेन काम होता है बिजनेस की जो सोल्वेंसी उसको मॉनिटर करना, उसको असेसमेंट करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस देयरऑफ, रिपोर्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स गिवन एज सिक्योरिटी। कस्टमर और सप्लायर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? तो कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं जी बिजनेस की स्टेबिलिटी के बारे में जानने के लिए एंड बिजनेस की ग्रोथ के बारे में जानने के लिए। कस्टमर और सप्लायर बिजनेस की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, और सप्लायर और जो क्रेडिटर होते हैं वो साथ साथ बिजनेस की सोल्वेंसी भी जानना चाहेंगे। मतलब जो बिजनेस की क्रेडिट वर्थ है उसको जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर वो बिजनेस को कोई गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं तो टाइम पे उनकी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट टू असेस एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू ऑफर बेटर बिजनेस टर्म एंड एबिलिटी टू सप्लाई द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है जी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, टैक्स के पर्पस से गवर्नमेंट पे इंटरेस्टेड होती है कि टाइम पे क्या होता है जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस पूरी कर दे, और जो टैक्स बनता है वो टाइम पे पेमेंट कर दे। तो whether the business is complying with various legal requirement like taxation liability। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, कौन कौन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड होते हैं? जैसे वाउचर्स हो गए, जैसे सेल्स बुक हो गई, जैसे परचेज बुक हो गई, ठीक है जी, जैसे एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन हो गई एक्सेट्रा।
इन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। एम्प्लॉई और ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉई इंटरेस्टेड होते हैं जी अपना सैलरी में और बोनस में, और इसके लिए वो जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो ओनर है वो बोलते हैं कि आपको सैलरी तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रॉफिट का लेवल अगर इस लिमिट से ऊपर गया तो हम आपको बोनस भी देंगे। तो इसलिए ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक, ताकि बिजनेस के साथ मर्जर किया जा सके, एक्विजिशन किया जा सके, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट पॉसिबल सिनर्जीज। इसके अलावा जो रिसर्चर होते हैं, जैसे मान लो किसी बड़ी कंपनी का आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, तो आप गूगल पे क्या कर सकते हैं जी, सर्च कर सकते हैं उसको, तो उसको कहां पता लगता है, वो भी क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। आगे देखेंगे अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बोथ टू इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल यूजर, द इंफॉर्मेशन इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, फॉर इंस्टेंस जैसे कैश बजट रिपोर्ट हो गया, प्रोडक्शन की रिपोर्ट हो गई, ये इंटरनल यूज के लिए है। आइडल टाइम रिपोर्ट हो गई, फीडबैक रिपोर्ट हो गई, वेदर टू रिटेन और रिप्लेस एन इक्विपमेंट डिसीजन रिपोर्ट, कि एक इक्विपमेंट को रखना है उसको रिप्लेस करना है, ये सब क्या है, इंटरनल यूज के लिए है। देयर आर आल्सो एक्सटर्नल यूजर, जैसे बैंक हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्ड ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक बात, बैंक और क्रेडिटर को जो बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स है उनको डायरेक्ट असेसमेंट का राइट नहीं होता। दे हैव रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या देख सकते हैं, केवल बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो पब्लिक के लिए इश्यू किए जाते हैं उनको देख सकते हैं, ठीक, और वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन द सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन से टाइप की होती है, तो द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, फर्स्ट है जी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट से रिलेटेड होती है। तो इसमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है जी बैलेंस शीट से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का आपको पता लगता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, कहने का मतलब इनकम स्टेटमेंट से पता लगता है, और जो कैश फ्लो उसका पता लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है जी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट से रिलेटेड हो। उसके बाद में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस की जो ऑपरेशंस है उनसे रिलेटेड हो सकती है, और बिजनेस की जो फंक्शंस है उनसे रिलेटेड हो सकती है, ठीक। उसके बाद थर्ड जो क्राइटेरिया बनाया वो बनाया जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा है। सबसे पहले था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, दूसरा था जी कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, अब बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, जैसे फाइनेंशियल एरिया से रिलेटेड, प्रोडक्शन एरिया से रिलेटेड, मार्केटिंग एरिया से रिलेटेड, और पर्सनल एरिया से रिलेटेड। तो ये सारे काम कौन देखता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखता है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है वो हो गया इसमें कवर। उसके बाद जो सोशल इफेक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन, की बिजनेस में जो डिसीजन लिए जाएंगे उसका क्या सोशल इफेक्ट आएगा, मतलब सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग हो गई आपकी। उसके बाद एनवायरमेंटल अकाउंटिंग हो गई, और ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग हो गई, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ये कुछ कैटेगरीज है, इसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, कैटेगरी बनाई जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं, जब भी अकाउंटिंग की बात करेंगे, किसी को भी अगर अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो उसको ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली टर्म है जी ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, सबसे पहली टर्म आपका ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इट मींस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट मींस एन इवेंट और बिजनेस एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ बिटवीन पार्टीज। द इवेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन, ठीक, केवल वही इवेंट और वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हैं और जिसके बिजनेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल इफेक्ट आता हो, और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। फॉर एग्जांपल, जब आप परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करते हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे जी, गुड्स को रिसीव करेंगे और कैश में पेमेंट कर देंगे। कहने का मतलब आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और आपका कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या फिर अगर इसी गुड्स को अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हैं,
तो क्या होगा, तो आपके असेट इंक्रीज हो जाएगी, स्टॉक इंक्रीज हो गया, और साथ साथ लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन कुड बी कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। When the party settle the transaction immediately by making payment, अगर अभी गुड्स परचेज किया और साथ के साथ पेमेंट कर दिया तो ये हो गया कैश ट्रांजेक्शन। अभी गुड्स परचेज किया और सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट पे करेंगे तो वो हो गया जी आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। When the parties settle the transaction immediately by making payment in cash or by check, it is called cash transaction. In credit transaction, the payment is settled at a future date. तो ये भी important है जी, ये भी पूछा हुआ fill in the blank में. In credit transaction, the payment is settled at future date as per the agreement between the parties. ठीक है जी, ये हो गया ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है जी, टेंजिबल कमोडिटी होती है जिसमें बिजनेस डील करता है। अब जिस कमोडिटी में, जिस आर्टिकल में बिजनेस डील करता है वो उस बिजनेस के लिए तो गुड्स है, लेकिन दूसरे के लिए वो गुड्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, जैसे अगर ए लिमिटेड अगर मशीनरी में डील करती है तो ए लिमिटेड के लिए मशीनरी गुड्स है, लेकिन जिसने खरीदा उसके लिए क्या है, वो मशीन को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो मशीन को यूज करने के लिए खरीद रहा है, लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उसके लिए क्या है जी, वो असेट है। तो देखेंगे इसमें दीज आर द टेंजिबल आर्टिकल्स। टेंजिबल का मतलब उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और कमोडिटी इन विच अ बिजनेस डील्स। These articles or commodities are either bought and sold or produced and sold। या तो उनको खरीदा जाता है मतलब ट्रेडिंग कंसर्न है, खरीद के बेच देते हैं, या प्रोड्यूस एंड सोल्ड मतलब बना के बेच देते हैं। At times what may be classified as goods to one business, कहता है एक के लिए वो आर्टिकल गुड्स हो सकता है और दूसरे के लिए वही आर्टिकल जरूरी नहीं गुड्स हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको मशीन का, जैसे जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो मशीन बनाकर सेल करती है तो उसके लिए वो गुड्स है, लेकिन जो परचेजिंग कंपनी है जो मशीन को खरीद रही है, अगर वो लॉन्गर पीरियड के लिए मशीन को यूज करने के लिए खरीद रही है तो उसके लिए वो असेट है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर which are rendered with or without object of earning profit। तो सर्विस प्रोवाइड करना प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है और विदाउट प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है जी। और प्रॉफिट की कैलकुलेशन पूरे बिजनेस के लिए एक साथ करते हैं, सेक्शन वाइज नहीं करते। इट कुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर पूरे बिजनेस के लिए भी एक साथ कर सकते हैं। लॉस क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। कहने का मतलब आपके खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, सीधी सी बात है भाई, तो उसमें क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ये भी इस ट्रांजैक्शन के लिए अलग से कैलकुलेट कर सकते हो और पूरे बिजनेस के लिए एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है आपसे जब फिल इन द ब्लैंक पूछते हैं, ये भी पूछा गया आपसे। तो देखेंगे असेट। असेट क्या होता है, तो असेट इज अ रिसोर्सेज। असेट क्या जी, रिसोर्सेज है ओन्ड बाय द बिजनेस with the purpose of using it for generating future profit। तो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है, बिजनेस की रिसोर्सेज का जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं असेट बोलते हैं। असेट टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल असेट भी हो सकती है। टेंजिबल असेट वो कैपिटल असेट होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गई, कंप्यूटर हो गए, व्हीकल्स हो गए, ऐसी बहुत तरह की टेंजिबल फिक्स्ड असेट होती है। बात करते हैं जी इनटेंजिबल असेट्स की। जैसे इनटेंजिबल आप सबको पता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है, जैसे हो गया जी आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है, इनटेंजिबल असेट्स है। The capital asset which have no physical existence and whose value is limited by the right and anticipated benefit that possession confer upon the owner are known as intangible asset। तो सीधी सी बात है, जिनका कोई physical existence नहीं होता वो आपकी intangible assets होती है। They cannot be seen, उनको देखा नहीं जा सकता,
ऑल्दो दे हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू इन फ्यूचर, लेकिन उससे उससे क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट से फ्यूचर में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब बात आती है, कई बार पूछा जाता है कि सर इंटेंजिबल एसेट्स में और फिक्टिशियस एसेट्स में क्या डिफरेंस है। तो जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, जबकि इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल वगैरह उसकी क्या होती है जी, रियलाइजेबल वैल्यू होती है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वहां पे इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जैसे इसके एग्जांपल गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड वैल्यू, ये सारी क्या है जी आपका इंटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद एसेट को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट आप सबको अगर एग्जांपल की बात करो तो करंट एसेट हो गया जी कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बीआर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये बहुत सारे एग्जांपल है जो करंट एसेट के एग्जांपल है। तो करंट एसेट वो एसेट होती है जिससे विद इन 12 मंथ, ठीक, या विद इन अकाउंटिंग साइकिल आप क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है जी आपकी करंट एसेट होती है। An asset shall be classified as current asset when it satisfies any of the following condition. It is expected to be realized or is intended for sale or consumption, या तो उसको सेल कर दो, पैसा रियलाइज कर दो, या उसको बिजनेस में कंजम्पशन कर दो। In the company in normal operating cycle, it is held primarily for purpose of being traded, जिसको बेचने के लिए खरीदा गया है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है। It is due to be realized within 12 months, जिसको 12 महीने के अंदर अंदर क्या कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे। आफ्टर द ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग डेट, 12 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन खरीदा उसके 12 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करेंगे जी, रियलाइज कर लेते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है जी, करंट एसेट ही होती है। अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू बी सेटल ए लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है जी, या फिर कहता है कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट है, लेकिन अगर इसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए, तो फिर ये करंट एसेट नहीं होगी। नॉन करंट एसेट वो होती है जो करंट एसेट नहीं होती, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या है जी आपकी नॉन करंट एसेट है। बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या होती है जी, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट। साफ साफ लिख रखा है, ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल नेचर की ऑब्लिगेशन है, ये कोई घर की ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी, ठीक है, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है। इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस ओव्स टू अदर पार्टीज, ये वो ऑब्लिगेशन है, ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बिजनेस पेमेंट करेगा अदर पार्टीज को, मतलब बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जांपल जब आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो फर्म के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि फर्म जिससे गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया तो उसको अब क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक, कब पेमेंट करेगा, एग्रीड फ्यूचर डेट पे, जो भी डेट डिसाइड हुई है। और जब लोन लिया जाता है, लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, तो एक तो इंटरेस्ट पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन आ गई और साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो इस लायबिलिटीज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है जी करंट लायबिलिटी और एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो चलते हैं जी करंट लायबिलिटी पे। A liability shall be classified as current liability when it satisfies any of the following conditions, जैसे करंट एसेट पढ़ा वैसे ही करंट लायबिलिटी पढ़ेंगे। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें क्या करेंगे, इसको एक्सपेक्टेड टू बी सेटल, मतलब सेटल हो जाएगा। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, जैसे आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की तो जो क्रेडिटर है वो क्या है आपकी करंट लायबिलिटी है। जैसे आपने दुकान किराए पे ले रखी है तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपने रेंट नहीं पे किया तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या आपकी करंट लायबिलिटी है। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ, इसको 12 महीने के अंदर अंदर सेटल कर देंगे आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। और the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date। ठीक है जी, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन है। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो करंट लायबिलिटी नहीं होती, जैसे डिबेंचर्स आपने 5 साल के लिए इश्यू कर दिए या लोन लिया आपने 5 साल के लिए, तो करंट लायबिलिटी नहीं है, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। उसके बाद बात करते हैं जी इंटरनल लायबिलिटी, जैसे ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया
तो ये क्या है, ये इंटरनल लायबिलिटी है। दीज रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर इक्विटी, और जितने भी रिजर्व वगैरह क्रिएट करके, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, ये कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं जी वर्किंग कैपिटल। जितने भी बिजनेस में एसेट होती है उन सबका अगर टोटल कर दिया जाए तो वो होगी जी आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो कहता है डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरी फर्म नीड्स टू मेंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट एसेट। जैसे क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं, जैसे डेटर्स को उधार देते हैं तो डेटर्स मेंटेन करते हैं, कैश मेंटेन करते हैं, बैंक में बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, तो ये सब क्या हो गया जी, इन सब का जब टोटल किया जाएगा तो ये होगी आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगी। तो क्या लिखा है, द होल ऑफ द दीज करंट असेट्स फॉर्म द वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म व्हिच इज टर्म एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जैसे आपका बीआर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, कैश बैंक डेटर, ये सब। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिर से बता दूं आपको, अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप देखना चाहें तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या होता है जी, एक तरफ होती है आपकी टोटल करंट असेट, ये होती है जी फिक्स्ड असेट, ये होती है करंट असेट। तो ये आपकी टोटल असेट होगी, ठीक, क्या हो गई जी, टोटल असेट हो गई। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है जी, टोटल करंट असेट होता है। ध्यान से देखेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करंट असेट, करंट असेट का जो टोटल है इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब इसका दूसरा तरीका लॉन्ग टर्म इंटरनल लायबिलिटी, ये इंटरनल लायबिलिटी है जो ओनर की इक्विटी है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड का टोटल, उसमें से माइनस कर दिया फिक्स्ड असेट, तो क्या आ जाएगा आपका, करंट असेट आ जाएगा। तो क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म इंटरनल लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी माइनस अमाउंट ब्लॉक्ड इन फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट माइनस क्या, तो क्या आ गया, इन तीनों का टोटल माइनस फिक्स्ड असेट, तो टोटल करंट असेट आ गई, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आगे देखिए जी, देयर इज अनदर कांसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर मैं बात करूं तो वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, that is the amount of current asset that remains in the firm if all the liabilities are paid। अगर आप जितनी की जितनी करंट लायबिलिटीज है, अगर आप वो सारी सारी पे कर दोगे तब भी बिजनेस में असेट का अमाउंट बचेगा, करंट असेट का अमाउंट बचेगा, वो होती है जी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल व्हिच इज मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये भी एक बार पूछा गया है आपसे, ट्रू फॉल्स में पूछा गया। Net working capital concept is more realistic concept. Next is the contingent liability. Contingent liability क्या होता है, एक uncertain liability होती है, ठीक, happening और non happening of some more uncertain events, जिसका होना या न होना किसी uncertain events पे डिपेंड होता है। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय ने फर्म के ऊपर केस फाइल कर रखा है, तो वो लायबिलिटी अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है, अब कोर्ट के एक्शन के ऊपर, मान लो वो जो क्लेम कर रखा है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग केस है, अब कोर्ट के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट का अगर डिसीजन हमारे अगेंस्ट आता है तो वो लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन कोर्ट का डिसीजन अगर हमारे फेवर में नहीं, हमारे फेवर में आता है तो हमारे अगर अगेंस्ट आता है तो लायबिलिटी बन जाएगी। और जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक वो कंटीजेंट लायबिलिटी, उसको कहां दिखाना है, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है। तो क्या दे रखा है जी, कंटीजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है which depend on happening or non happening of one or more uncertain event, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। It represent a potential obligation that could be created depending on the outcome of an event। For example, if supplier of business का जो supplier उसने बिजनेस के ऊपर केस फाइल कर रखा है, it will not be treated as liability। इसको liability ट्रीट नहीं करना, क्योंकि because no obligation is created immediately। If the verdict of the case is given in favor of supplier, अगर इस केस का जो डिसीजन अगर वो सप्लायर के फेवर में आ जाता है तो भैया हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई है, ठीक, देन इस ऑब्लिगेशन को हम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक ये लायबिलिटी कंटीजेंट लायबिलिटी है। और प्लीज नोट दैट कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ध्यान देना,
बट इसको कहां दिखाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपिटल की बात करते हैं। तो कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस का ओनर जो बिजनेस स्टार्ट करता है तब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, कैश, गुड्स, असेट जो लेके आता है, ठीक, फर्नीचर वगैरह जो लेके आता है, वो सारा कैपिटल में कंसीडर करके चलेंगे। तो इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर, इट मे बी in the form of cash, goods or any other asset which the proprietor or partner of business invested in the business activity, जो business में investment किया है। From business point of view, capital of owner is a liability, internal liability है, which is to be settled, जिसकी पेमेंट कब करनी है, जब business close हो जाएगा, या फिर वो अगर अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर देता है तब उसकी पेमेंट करेंगे, only in event of closure or transfer of business. Hence, it is not classified as a normal liability for corporate bodies. इसके लिए क्या इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। बात करते हैं जी ड्राइंग्स क्या होता है। तो कैपिटल का बिल्कुल उल्टा, जब पैसा लेकर आया बिजनेस में, गुड्स लेकर आया, एसेट लेके आया तो कैपिटल, जब इन तीनों चीजों को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स। It represent an amount of cash, goods or any other asset which the owner withdraw from the business for his or her personal use. For example, if the life insurance premium, businessman अपना life insurance premium पे किया बिजनेस के अमाउंट से, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका, ये ड्राइंग्स में कंसीडर करेंगे। ड्राइंग्स विल रिजल्ट, ड्राइंग से क्या होगा, खर्चा नहीं है बिजनेस का, इससे क्या होगा, इससे बिजनेस की में जो उसने कैपिटल लगा रखी थी वो कम हो जाएगी। कौन सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। लेकिन कंपनीज के केस में ड्राइंग्स की फैसिलिटीज नहीं होती। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट बॉडीज लाइक लिमिटेड कंपनीज। नेटवर्थ क्या होता है जी, नेटवर्थ होता है इट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ टोटल असेट ओवर टोटल लायबिलिटीज। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है। टेक्निकली दिस अमाउंट इज अवेलेबल टू be distributed to owner in the event of closure of business after payment of all the liabilities। सारी liabilities की पेमेंट करने के बाद जो excess amount बचेगा, ठीक है जी, ये नेटवर्थ उसको रिप्रेजेंट करता है, excess of total asset over total liability। that is why it is also termed as owner equity। in a profit making business, profit will result in increase in net worth और loss के केस में क्या होगा, decrease हो जाएगा। बात करते हैं जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जिसे लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड करके रखा जाता है, जैसे एफडी करा दिया आपने 5 साल के लिए, तो ये क्या है जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। और करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसे विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ आप क्या करते हैं, रियलाइज कर लेते हैं। जैसे 11 महीने के लिए कॉमर्शियल पेपर खरीद रखे हैं, तो ये क्या है जी, करंट इन्वेस्टमेंट है। बात करते हैं जी डेटर्स की। डेटर्स वो पर्सन जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया था, अब हम उससे पैसा रिसीव करेंगे, वो डेटर्स है। The sum total or aggregate of amount which the customer owes to the business, जो कस्टमर को बिजनेस को पेमेंट करनी है, वो क्या है जी, आपका डेटर्स है। फॉर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, या आपने सर्विस उसको क्रेडिट पे प्रोवाइड की थी, ठीक। तो डेटर्स भी बोल सकते हैं इनको, सन्ड्री डेटर्स, इनको ट्रेड डेटर्स भी बोला जा सकता है, इनको बुक डेट्स भी बोला जा सकता है, इनको डेटर्स भी बोला जा सकता है। In other words, debtor are those person from whose a business has to recover money on account of goods sold or services rendered on credit। कहता है वो कस्टमर जिनसे पैसा रिकवर करना है, क्यों, क्योंकि हमने उसको गुड्स क्रेडिट पे सेल किया था या सर्विसेज हमने क्रेडिट पे प्रोवाइड की थी। डेटर्स गुड डेट्स हो सकते हैं जिनसे पैसा रिकवर होगा, ठीक। द डेट्स व्हिच आर श्योर टू बी रियलाइज्ड आर गुड डेट्स। डाउटफुल डेट्स जिनसे पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड, वो डाउटफुल है। और बैड डेट्स जिनसे पैसा रिकवर नहीं होगा, द डेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड एट ऑल, कंफर्म हो चुका है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट व्हाइल ascertaining the debtor balance at the end of the year, तो उसमें डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करना है, बैड डेट्स का करना है, सेल्स रिटर्न का करना है, और जो जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं सबका एडजस्टमेंट करना है। बात करते हैं क्रेडिटर कौन होता है। क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे बिजनेस ने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया था, अब बिजनेस की लायबिलिटी है, वो उसको पेमेंट करेगा उस पर्सन को, तो वो पर्सन कौन है, क्रेडिटर है। एक क्रेडिटर इज ए पर्सन टू whom the business owes money or money worth, for example money payable to supplier of goods or provider of services।
क्रेडिटर को करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब आप कोई कैपिटल असेट परचेज करते हैं तब जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बाकी इसको डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर रखा है, जब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो दे रखा है दिस रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट which is intended to be used for long term period for earning profit. For example, amount paid to purchase a computer for office purpose, तो ये क्या है जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से मान लो कंप्यूटर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आपने उसमें रैम इंक्रीज करवा दी या हार्ड डिस्क चेंज करवा दी, तो वो भी क्या है जी आपका? वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो दिस रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू ऑफ द करंट पीरियड। करंट पीरियड का रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो आपने खर्चे किए दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हो गया जी आपका रिपेयर हो गया, जैसे आपका सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, ये सब क्या है जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन रिडक्शन इन प्रॉफिट और सरप्लस। ठीक है जी, ये इनकम स्टेटमेंट पे दिखाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है जी आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इसमें असेट लिखी होती है, लायबिलिटीज होती है जी और कैपिटल होती है। ठीक, उसके बाद अगर आगे चलते हैं, इसमें आगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Profit and loss, this account show the revenue earned by the business and expenses incurred by the business to earn that revenue. तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो जो खर्चे किए, तो रेवेन्यू तो दिखाने साथ साथ एक्सपेंसेस भी दिखाने। कौन से खर्चे? जो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चे किए वो सारे दिखाने। दिस इज प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, जैसे मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और 6 मंथली और ईयरली भी मेंटेन हो सकता है। नेट रिजल्ट होता है या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। बात करते हैं जी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ये डिस्काउंट वो होता है जिसको लीस्ट प्राइस पे दिया जाता है। जो लिस्ट प्राइस होता है, सॉरी LIST, लिस्ट प्राइस होता है, उस पे डिस्काउंट दिया जाता है। होलसेलर को डिस्काउंट देते हैं, जैसे मान लो 300 रुपए का गुड्स है, लिस्ट प्राइस, इसमें 20% डिस्काउंट दिया हमने 60 रुपए। ठीक, तो 240, ये आपका हो गया। ये 60 रुपए जो ये ट्रेड डिस्काउंट है, लिस्ट प्राइस पे दिया। इट इज द डिस्काउंट यूजुअली अलाउड बाय होलसेलर टू द रिटेलर, computed on the list price or invoice price. For example, the list price of TV set could be 15,000 और the wholesaler may allow 20% discount thereof to the retailer. तो ये जो 20% डिस्काउंट दिया, ये क्या है जी? ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। This means the retailer will get it for 12,000 and is expected to sell it to the final customer at the list price, ताकि उसको भी प्रॉफिट हो जाए। Thus, the trade discount enable the retailer to make profit by selling at the list price. Trade discount is not recorded in the books of account. Important is it? The transactions are recorded at net value only. In above example, the transaction will be recorded 12,000 रुपए। नेक्स्ट है जी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है वो प्राउम्प्ट पेमेंट, मतलब पेमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जल्दी पेमेंट आने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। दिस इज अलाउड टू एनकरेज प्राउम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर्स। दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, इसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अभी जो था 15,000 का माल 20% डिस्काउंट पे दिया, जो 20% था वो तो आपका ट्रेड डिस्काउंट था, तो 12,000 प्राइस था। अब जो सप्लायर था जिसने गुड्स बेचा था, उसने आगे फर्दर ऐड किया कि अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट भी दूंगा 2%। तो 240 रुपए बना, ये कैश डिस्काउंट हो गया, इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक था आपका अकाउंटिंग बेसिक्स, स्टडी नोट नंबर आपका 1, उसमें यूनिट नंबर 1। ठीक है जी, तो इसके बाद मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे ये सबसे पहला क्वेश्चन, एन ऑब्लिगेशन व्हिच मे और मे नॉट मैटेरियलाइज इज एन
कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशन जो अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है जी, पढ़ चुके हम लोग। द डेट विच आर नॉट बैड, कहता है वो डेट जो अभी बैड डेट्स नहीं है इज कॉल्ड गुड डेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है ये ट्रांजैक्शन विदाउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसमें अभी कैश की सेटलमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आगे देखा है आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड बियॉन्ड द करंट पीरियड, जो करंट पीरियड से ज्यादा टाइम के लिए हेल्ड करके रखते हैं उन इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लायबिलिटीज रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर इक्विटी, कौन सी ऐसी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। ठीक है जी, पढ़ा हमने अभी भी। कंटीजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं एज नॉट इन द बैलेंस शीट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इश्यू करने का राइट है जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास ये राइट है। इंटरनल लायबिलिटी अभी भी पढ़ा हमने, प्रोप्राइटर की जो इक्विटी होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। डिस्काउंट जो सेल्स इनवॉइस में देते हैं अभी भी बिल्कुल अभी भी पढ़ा हमने, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। Which of the following is the resources owned by business with the purpose of using it for generating future profit, that is called asset। तो यहाँ पे asset को टिक कर लो, that is trademark। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस विद पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। फिर से आ गया जी क्वेश्चन, असेट है यहाँ पे इसका ऑप्शन। इफ एन एम्प्लॉई ऑफ द बिजनेस फाइल ए केस अगेंस्ट द बिजनेस, तो ये क्या है जी, कंटीजेंट लायबिलिटी है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो भी असेट साइड में दिखाते हैं, तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डेफिनेशन देख पा रहे हो किसकी डेफिनेशन है, किसकी है जी, ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये डेफिनेशन है जी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। Which of the following is the least likely to be true regarding accounting? तो फर्स्ट जो डेफिनेशन दे रखी है ये तो लीस्ट नहीं है जी, मोस्ट लाइकली है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर नॉर्मली वाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी मोस्ट लाइकली है, तो लीस्ट लाइकली क्या है जी, कहता है अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली टू एक्सटर्नल यूजर, नहीं केवल एक्सटर्नल नहीं इंटरनल को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। Which of the following is or are regarding liabilities, में कौन सी liability है, तो it is an obligation of financial nature, yes right, settle at future date, ये भी ठीक है जी। It represent amount of money that an entity owes to other party, can you know all of these। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता लगता है, इनकम स्टेटमेंट से। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद देखेंगे जी लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट ए पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग on the outcome of an event, that is contingent liability। ठीक है जी, उसके बाद आया जी आपका fill in the blank। तो देखेंगे blank are uncollectible or irrecoverable debts are called bad debts। The discount is never entered in the books of the account, that is trade discount। The debt which may or may not be realized are called doubtful debts। is basically a record keeping function, that is book keeping, जिसमें केवल record keeping function maintain करते हैं। Journalize is the second phase of accounting cycle, first is subsidiary books। ठीक है, first is subsidiary books में transaction को recording करना। is resources owned by business with the purpose of using it for generating future profit asset। excess of expenses over income is called loss। ऐसी कौन सी लायबिलिटी है दैट इज पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, अभी भी पढ़ा हमने सेम। एन अलाउंस बाय क्रेडिटर टू डेटर फॉर प्राउंड पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट।
गुडविल, ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट, ये सारे एग्जांपल है जी इंटेंजिबल एसेट्स के। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सेट ऑफ बुक्स, बुक कीपिंग इज अ पर्सन टू होम द बिजनेस ऑफ मनी और मनी वर्थ, ये क्या है जी क्रेडिटर्स है जिसको बिजनेस पेमेंट करेगा। बुक कीपिंग इज कंसीडर्ड एज एंड, क्योंकि व्हेन बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग स्टार्ट। GAAP stand for generally accepted accounting principles. Transaction means exchange of money or money worth for value. कैश डिस्काउंट कौन किसको देता है? क्रेडिटर देता है, किसको? डेटर्स को। प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। डेटर एक वो पर्सन है जिससे पैसों दूसरों को पेमेंट करेगा। In a credit transaction, buyer is given a credit facility. The fixed liability is generally held for longer period. Current liability are obligation to be settled in short period. ठीक है जी। Withdrawal of money by the owner of business is called drawing. और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर कब? जब बिजनेस स्टार्ट किया तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये वापस आ गया जी ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट। द नेट रिजल्ट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट इज, क्या होता है नेट रिजल्ट इनकम स्टेटमेंट का? या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस हो जाएगा। द फाइनेंशियल पोजीशन का पता किससे लगता है? बैलेंस शीट से लगता है। किस डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आपने व्हीकल परचेज किया तो व्हीकल परचेज करना आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि व्हीकल की रिपेयर करवाएंगे तो वो क्या है जी? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेटवर्थ इज द एक्सेस ऑफ टोटल असेट ओवर टोटल लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक। आगे चलेंगे ट्रू एंड फॉल्स। व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, मैंने बताया था ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में पूछा गया। happen frequently and repeated in the same direction during an accounting period, तो इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, ये ट्रू है। बैड डेट्स क्या होते हैं? अनकलेक्टेबल और इरिकवरेबल डेट्स होते हैं, ये भी ट्रू है। contingent liability represent an amount of cash, goods or any other asset which the owner withdraw from business, तो जब बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसको तो ड्राइंग्स बोलते हैं, ये कहता है उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, तो ये फॉल्स है। कैरी 7500 स्पेंड किया ऑन मशीनरी परचेज, तो मशीनरी परचेज के टाइम जो कैरीज पे करते हैं वो आपका होता है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यहां लिखा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये फॉल्स है। आगे देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द आउटफ्लो ऑफ फंड टू एक्वायर एन एसेट, ये फॉल्स है जी। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज प्रॉफिट, नहीं लॉस होता है। करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट ए पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, तो पोटेंशियल ऑब्लिगेशन तो आपने कंटीजेंट लायबिलिटी में पढ़ा था, ये भी फॉल्स है। प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग, यस ट्रू। आगे देखा है जी 10 9 पढ़ना अपने को। व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ये पढ़ा आपने अकाउंटिंग साइकिल, ये दोबारा रिपीट हुआ है। बुक कीपिंग इज कंसीडर्ड एज द एंड, यस, एंड अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज द बिगिनिंग, यस ट्रू है, क्योंकि आप पढ़ा हमने अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली फॉर डिसीजन मेकिंग, नहीं फॉल्स है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होता, वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ये फॉल्स है। The main objective of accounting is to provide financial information to stakeholder, yes true. Management accounting reports are not subject to statutory audit, yes true, पढ़ा था हमने जब डिफरेंस पढ़ रहे थे तब। Government happen to be stakeholder of accounting information, yes. A gross working capital is more realistic, no, net working capital is more realistic, false है। आगे देखेंगे why is goodwill considered as an intangible asset, क्योंकि गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है जबकि फिक्टिशियस एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं वन वर्ड देते हैं। एन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट फॉर वैल्यू इज कॉल्ड
transaction. A transaction without immediate cash settlement is called credit transaction. Commodities in which business deal goods. Excess of expenditure over income is loss. Things of value owned by business to earn future profit is called asset. कई बार आ चुका है पहले भी. Amount owned by business to others liability. An obligation which may or may not materialize is called contingent liability. Prompt payment के लिए जो डिस्काउंट दिया वो कैश डिस्काउंट. और ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट और ये जो एसेट होती है ये होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है. उसके बाद बात करते हैं मैच द फॉलोइंग. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया जी आपका एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट पीरियड. नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ देख लो इसमें एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर टोटल लायबिलिटी. प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू या इनकम ओवर एक्सपेंसेस. इंटरनल लायबिलिटी की ये एग्जांपल हो गए कैपिटल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ये हमने इंटरनल लायबिलिटी जब ऊपर पढ़ा था, ठीक, वहां पे दे रखा है. कैश फ्लो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवलेंट. उसके बाद एग्जाम में कुछ शॉर्ट नोट आए हैं, जैसे गैप का जो दे रखा है ये मैं पढ़ूंगा जी आपका यूनिट नंबर 1.2 में. अकाउंटिंग साइकिल जो दे रखा है ये मैं पढ़ चुका हूं. डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये भी पढ़ चुके हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं और यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं. ठीक है जी. तो इसी के साथ मेरा स्टडी नोट नंबर 1 में यूनिट 1 अकाउंटिंग बेसिक्स ये मैंने कंप्लीट किया और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सकते थे वो सारे सारे मैंने यहां कवर कर दिए थे. ठीक, अब हम मिलेंगे यूनिट नंबर 1.2 और 1.3 के साथ नेक्स्ट क्लास में. ठीक है जी, आज की क्लास बस यहीं तक.